पीसीएस मिरर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी यानी भूगोल के एनसीईआरटी को देखते हैं। इसमें यह एनसीईआरटी का एक समरी है यानी शॉर्ट नोट्स है। इसमें उन्हीं टॉपिकों को शामिल किया गया जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 6 की जो बेसिक क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वो आप पहला, खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं। आप अक्सर रात में देखते होंगे, आपको चमकते हुए चीज़ दिखाई पड़ती होंगी। तो वे चीज़ें जो रात में चमकती है उनको खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। और जो खगोलीय पिंड होती है उनकी स्वयं की ऊष्मा होती है, वह प्रकाश खुद उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य और तारा। जैसे सूर्य भी एक तारा है और सबसे नज़दीकी तारा हमारा शनि है। ठीक, उसके बाद नक्षत्र मंडल। तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उदाहरण के लिए उर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, उसके बाद ध्रुव तारा। देखिए, ध्रुव तारा के बारे में बस आपको ये ध्यान है, यह हमेशा उत्तर दिशा में रहता है और सप्तऋषि की सहायता से आप ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जब भी बचपन में या आसमान में देखते होंगे तो हमेशा आपकी दादी नानी ध्रुव तारे के बारे में कहानियाँ सुनाती होगी। दूसरा, ग्रह यानी कि प्लैनेट, वह खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं के लिए ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। तो ये खगोलीय पिंड जो है प्रकाश और जो इन पे सन से आती है। और उसके बाद देखिए इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन जो यूपीएससी पीटी 2012 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञात करने के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसके ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रास्ता अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे की दिशा में चले जाना। ऑप्शन सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर। ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर। तो रात में आप ध्रुव तारे को देख के आप अपनी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसी का प्रयोग जब प्राचीन काल में दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग रात में अपनी दिशा को ज्ञात करने के लिए करते थे। उसके बाद देखिए, सूर्य जो एक आपका खगोलीय पिंड हो गया क्योंकि इसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश है। बाकी जो है वह ग्रह है। तो ग्रह को जब आप याद करिएगा तो एक ग्रह को 2 भाग में बांटा गया। एक तो आंतरिक ग्रह है जो चट्टानी संरचना है। दूसरा जो बाह्य ग्रह है वो गैसीय और तरल हैं और आकार में बड़े हैं। तो इसका मतलब सूर्य से आप जैसे दूर होते जाइएगा ग्रह का जो साइज है वो बढ़ते जाता है। उदाहरण के लिए जो ग्रह हैं आपके पास प्लैनेट, बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वेनस, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स। उसके बाद जो बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति जिसे जुपिटर, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। तो आप जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा उसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में उतना कम समय लगेगा और जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी परिक्रमण का समय बढ़ते जाएगा। उदाहरण के लिए बुध जो सन के सबसे नज़दीक है उसको परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं और नेपच्यून को 164 साल। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह की पेटी में पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र एस्ट्रॉयड है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है JAM, जाम। जब आप ट्रैफिक पे जाते हो तो जाम आपको मिलता होगा। तो J से जुपिटर हो गया, A से एस्ट्रॉयड हो गया और M से मार्स हो गया। क्योंकि मरकरी तो पता है जो वो सन के सबसे पास में थे, तो मरकरी में आप कन्फ्यूजन आपका होगा नहीं। तो जाम आप याद रखिएगा तो आपका जो एस्ट्रॉयड वाला वो आपको हमेशा याद रहेगा। उसके बाद सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि और उसके बाद बृहस्पति। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। उसके बाद खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो एक खगोल शास्त्री थे। शुक्र जिसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान होता है।
उसके बाद ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो पृथ्वी का विवरण हो गया, पृथ्वी का अध्ययन हो गया, पृथ्वी का मापन और पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो जियो आप देखते होंगे, पृथ्वी का जो अध्ययन है इसी को जियोग्राफी यानी कि भूगोल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसको नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे 2/3 सतह पे पानी है। इसका जो आकार है जियोइड, यानी मतलब पृथ्वी पूरा गोल नहीं है जबकि चपटा है। और आप एलिप्स देखिएगा, उसी टाइप का पृथ्वी का आकार है। इसका उपग्रह चंद्रमा है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। साथ ही इतने समय में अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इस कारण से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो जब आप एग्जाम में देखिएगा तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि हमको चंद्रमा का एक भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका रीज़न यही है कि पृथ्वी चंद्रमा जो है अपने अक्ष पे और दूसरा जो पृथ्वी का परिक्रमा करता है, दोनों एक ही टाइम पे करता है। दूसरा क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, आप तो देख ही चुके, जाम से आपको याद रहेगा, जो मंगल और बृहस्पति के बीच मध्य बेल्ट में स्थित रहता है। ये छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद उल्का पिंड, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये पृथ्वी पर बहुत ही कम आ पाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं और उसी में जल के लगभग भस्म हो जाते हैं। हाँ, जो बड़े आकार के उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी पे आते हैं, जो आपको बहुत जगह देखने को भी मिलते हैं। जो अगला है आकाशगंगा, लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। यह खुले आकाश में आपको पाया जाता है। सफ़ेद चौड़ी पट्टी वाले चमकदार रहते हैं और इसमें करोड़ों तारे, बादल और गैस भी रहते हैं। और जो लाखों आकाशगंगा हैं वह मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, यानी कि यूनिवर्स का निर्माण करती है। उसके बाद धूमकेतु, जिसको पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं, छोटा पिंड रहता है। यह चट्टानों, धूलकणों, हिम एवं गैसों का बना रहता है। ये कूपर बेल्ट नेपच्यून के बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं। सूर्य के पास से गुजरने के कारण इनका जो बाहरी परत रहता है वो पिघलकर गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है? तो देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको देखिएगा तो आराम से बना देगा। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ होते हैं, जबकि धूमकेतु हिम शीतलन गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी व धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दूसरा, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के बीच तथा धूमकेतु शुक्र और बुध के मध्य पाए जाते हैं। तीसरा, धूमकेतु गोचर दीप्तिपिंड पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाता है। तो देखिए, जो आपका धूमकेतु होता है वह शुक्र और बुध के बीच नहीं पाया जाता, इसलिए जो ऑप्शन 2 है गलत हो जाएगा। तो जब ऑप्शन 2 आप हटा दीजिएगा तो एक और तो बी और सी बचेगा। उसके बाद देखिए, तीसरा तो सही है, तो पहला आपको पढ़ना है। क्षुद्र ग्रह चट्टानी संरचनाएं होती है, वो जो आप ऊपर देख ही चुके हैं, तो इसका मतलब पहला और तीसरा सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो क्लास 6 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है तो हम पूरा पृथ्वी का अध्ययन नहीं कर सकते। ये पृथ्वी के अध्ययन को दिखाने के लिए ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। और तो चलिए हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और देखते हैं। तो पहला एक्सिस, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है। तो अब देखिए, पृथ्वी का झुकाव कितना है, या तो 66.5 डिग्री कक्षीय समतल वेग है, ठीक है, और जो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए एग्जाम में कौन सा दिया हुआ है। दूसरा, विषुववृत्त, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगातार दो हिस्सों में बांटती है। उसके बाद अक्षांश, जो अक्षांश है विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त जितना है उसको अक्षांश बोला जाता है। उसके बाद देखिए, जो पृथ्वी के ताप कटिबंध रहते हैं, तो आप ताप कटिबंध को बांटने में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो अक्षांश का। तो आप जैसे देखिएगा 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री हो गया, तो ऊपर जाइएगा और जो नीचे आइएगा, तो ये जो ऊपर जाएगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, नीचे आएगा आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो उसमें देखिएगा लिखा होता है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री। तो इन्हीं अक्षांशों के मध्य पृथ्वी को बांटा जाता है। तो देखिए,
जो उष्णकटिबंध है जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो आप देखिएगा जो 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो अक्षांश है वहाँ पे जो सन की किरणें एकदम सीधी पड़ती है और दोपहर में सिर के सामने रहती है। तो पहला देखिए उष्णकटिबंध, कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर में एक बार दोपहर में सिर के सामने होता है। यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यहीं पे आप देखिएगा विषुवत रेखा है और यहाँ भारत में भी कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध जो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच की जो है उसको शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है और ये नॉर्थ में भी और साउथ में भी है। तो उसके बाद है शीत कटिबंध जहाँ पे सूर्य की रोशनी एकदम ना के बराबर आती है। जैसे नॉर्वे देखिएगा वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक और ये दक्षिणी ध्रुव दोनों के बीच जो आपका शीत कटिबंध है वो फैला हुआ है। तो इसलिए आप देखिएगा कि जो आबादी है उष्ण कटिबंध में ज़्यादा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा आपको आबादी कम नजर आती जाएगी। तो देशांतर है, तो पहले आपको जाना देशांतर क्यों आवश्यक है। किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर आवश्यक है। उदाहरण के लिए जो टोगा द्वीप है प्रशांत महासागर में स्थित है और मॉरिशस द्वीप जो हिंद महासागर में स्थित है, मॉरिशस अफ्रीका कंटिनेंट में आता है, एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन इनकी सही स्थिति के लिए इनका देशांतर जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए जो टोगा द्वीप है वो वेस्ट साइड स्थित है और जो मॉरिशस है वो ईस्ट साइड स्थित है। तो जो देशांतर है वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, तो ये आपका देशांतर रेखा हो गया। उसके बाद देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में डिग्री में मापा जाता है और प्रत्येक डिग्री को मिनटों में और मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। उसके बाद देखिए आप देशांतर की सहायता से समय का गणना कैसे कर सकते हैं। जब पृथ्वी 24 घंटा घूमता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री का, तो मतलब 15 डिग्री का तो 60 मिनट, यानी कि मतलब 1 डिग्री बनने में आपको 4 मिनट लगेगा। मतलब 15 मिनट 1 घंटा में बनता है तो 1 डिग्री 4 मिनट में बनता है। तो जब आप समय की गणना करिएगा तो ग्रीन 20 एक है, वहाँ से आप बाएँ पूर्व जाइएगा तो प्लस होगा और पश्चिम जाइएगा तो माइनस होगा। तो जितना डिग्री मान लीजिए यहाँ पे 10 डिग्री है तो 10 × 4 कर दिएगा तो 40 डिग्री। जैसे भारत का 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, तो इसको 8.5 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 5.5 घंटा आएगा। तो भारत का टाइम देखिएगा, भारत पूर्व में ग्रीन 20 से पूर्व स्थित है, इसलिए जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे। उसके बाद देखिए जो ये 180 डिग्री की जो लाइन होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है और जो 0 डिग्री होता है उसको PML के नाम से जाना जाता है। तो आप क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जो 2008 में पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक स्ट्रेट यानी कि जलडमरूमध् अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन ए मलक्का स्टेट, ऑप्शन बी बेरिंग स्टेट, ऑप्शन सी फ्लोरिडा स्टेट, ऑप्शन डी जिब्राल्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेरिंग स्टेट। तो आप जैसे देशांतर की सहायता से समय की गणना आप आराम से कर सकते हैं। तो जैसे आप पूर्वी देशांतर में जाइएगा तो प्लस होगा, पश्चिमी देशांतर में माइनस होगा। तो जैसे भारत का 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम आगे बढ़ता है। अगर आप इधर जा रहे हैं तो प्लस होगा और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो माइनस होगा। तो भारत का जब 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो भारत का जो समय है 5.5 डिग्री, मतलब 5.5 घंटा ग्रीन विच से आगे। और जो भारत का जो PML है मतलब 82.5 प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो भारत का मानक याम उत्तर है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। उसका चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी के पास 2 गति होती है, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब है कि पृथ्वी खुद के अक्ष पे जब घूमती है तो उसको घूर्णन गति बोला जाता है और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो परिक्रमण गति बोला जाता है। तो घूर्णन गति के कारण क्या क्या होता है, एक तो प्रतिदीप्त पिंड, दिन व रात को विभाजित करने वाला वृत्त, मतलब दिन रात के लिए आपको अपने अक्ष में घूमना पड़ता है। तो क्वेश्चन देखिए जो 2013 में पूछा गया था, अलग अलग ऋतुओं में दिन
दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति और पृथ्वी का अक्ष पर परिक्रमण। तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी का अक्ष पर परिक्रमण। प्रमुख दिवस के बारे में देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो एग्जाम में आपका सीधा क्वेश्चन आएगा, साल के किस दिन रात की अवधि बराबर होती है? तो देखिए, जो 21 मार्च है उत्तरी गोलार्ध जिसमें भारत आता है, और जो 23 सितंबर है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है। इसलिए आप देखते हैं क्रिसमस के टाइम पे जहाँ उत्तरी गोलार्ध में ठंडक रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहती है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मियों के दिन मनाया जाता है, और बाकी जो क्रिश्चियन कंट्री यूएस या फिर कनाडा या यूके वहाँ हम देखिए गर्मी में मनाया जाता है। तो उसके बाद अगला है 22 सितंबर। इस दिन जो सन है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में देखते होंगे इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। ठीक इसी का उल्टा जब सन का उत्तर आयनायन होता है, मतलब सन जो जिसके कारण उत्तर शिफ्ट होता है मतलब नॉर्थ की ओर, तो 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो जिसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन होता है वो। उसके बाद 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहता है। तो इस दिन जो इक्विनॉक्स यानी मतलब जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और 23 सितंबर और 21 मार्च को जो दिन और रात की अवधि एकदम बराबर होती है। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देखिएगा आएगा कि सबसे लंबी रात किस दिन होती है, गोलार्ध देख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है, क्योंकि पहले तो सिर्फ अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हो तो आप उत्तरी गोलार्ध मान सकते हैं। चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। देखिए जो चैप्टर 4 है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए इसमें उन्हीं टॉपिक को शामिल किया गया जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर वही आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा और आपको आउटपुट बहुत कम मिलेगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जीवमंडल, तो जीवमंडल एक हो जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल। तो उसका देखिए जलमंडल पता ही है आपको, वायुमंडल जिसमें ब्रह्मांड हो गया, जिसमें हम गैसों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब यूनिवर्स का एक्सपेंशन, ये सारा चीज़ हो गया। भूमंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, और जीवमंडल जो इन तीनों का मतलब मिक्सचर हो गया, तो उसी को जैवमंडल या बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जो एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के नोगे शेरपा थे, जिन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। दूसरा, जो जापान की जुको तोबेई थी, वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। और इसके अलावा बचेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट पर अपना कदम रखी थी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, तो आइए हम बारी बारी से हम लोग सारे महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पहला है एशिया, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टिकोण से, ठीक है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्रफल यहाँ पाया जाता है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे कर्क रेखा और भूमध्य यानी कि मतलब विषुवत रेखा दोनों पास करता है, और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यूराल पर्वत रसिया में है, तो जो यूराल पर्वत है एशिया और यूरोप के बीच एक बॉर्डर का काम करता है। दूसरा यूरोप, यह सबसे छोटा महाद्वीप है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। जो तीसरा है अफ्रीका, यह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पहला महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों पास करता है। सहारा रेगिस्तान इसी में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक गर्म मरुस्थल जो सहारा के नाम से जाना जाता है वो भी यहीं स्थित है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। पनामा जो स्टेट है इसको दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका
विषुवत रेखा और मकर रेखा इससे गुजरती है। इसकी जो चोटी है एंडीज है, जो आप देखिएगा इसके साइड से होके ऐसे आप देखिएगा तो ये एंडीज पर्वत है जो इसके साइड से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, अमेजन नदी यहीं पे स्थित है। और अमेजन मतलब पानी के अनुसार, बेसिन के अनुसार सबसे बड़ी नदी यही है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह पूरा उसका यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा इससे गुजरती। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव इसी महाद्वीप के बीच स्थित है। अस्थायी मानव अधिवास का यहाँ पर अभाव है। भारत का यहाँ पे शोध केंद्र है मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और उसके बाद पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जिसपे 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। उसका देखिए जो जल है, जल का जो 97% भाग है जो महासागर में है। उसका सबसे अधिक जल कहाँ है? बर्फ़, फिर हिमनद, फिर भूमिगत जल, और 0.03% ही पीने योग्य और लवणीय जल है। तो आइए हम लोग महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग है। जितना बड़ा एशिया क्षेत्रफल में था, लेकिन ये प्रशांत महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग है और यह लगभग वृत्ताकार है। और इसकी सबसे जो गहरे में स्थित खाड़ी है वो मैरियाना गर्त है। उसके बाद अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ऐसा आकार का है और यह जो बंदरगाह और व्यापार के दृष्टिकोण से यह सबसे व्यस्तम महासागर है। मतलब सबसे इस रूट से सबसे ज़्यादा बिजी, क्योंकि ये देखिए दुनिया के 2 महाशक्ति को जोड़ता है, एक यूरोप और एक अमेरिका, और ये एशिया मतलब, तो जिसके कारण ये ज़्यादा बिजी रूट है। यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है, इधर यूरोप है और इस साइड अमेरिका, यूएसए कनाडा, तो जिस कारण ये ज़्यादा बिजी रहता है। और जो इसके पोर्ट है तो देखिएगा जो बड़ा बड़ा पोर्ट है लगभग इसी महासागर के आसपास किनारे आपको मिलेगा। हिंद महासागर यह पहला महासागर है जो किसी देश के नाम पे है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। दूसरा दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर है। दूसरा आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। बेरिंग जल संधि इसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वायुमंडल वायुमंडल जो है आपका 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ। वायुमंडल को घटकों, तापमान आदि के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। और जब आप पहाड़ों पर चढ़िएगा तो आपको जो सांस लेने में कठिनाई होगी क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल, और समताप मंडल में एक और आपका चीज़ ओजोन परत, और उसका दिए मध्यमंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, और बहिर्मंडल में आपको सैटेलाइट रहेगा। और जो आयन मंडल है उसमें जो पृथ्वी से सिग्नल छोड़ा जाता है वो आयन मंडल से टकरा कर फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो क्षोभ मंडल आप देख ही रहे हैं। तो चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। अब पहला पृथ्वी के जो स्वरूप हैं, अब जैसे देखिए पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान आदि को आप देखेंगे। पहाड़ी, जो पहाड़ी है वो समान आसपास के धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग रहता है, और पर्वत जो है वो पहाड़ से ऊंचा होता है और मतलब 600 मीटर प्लस पहाड़ी। उसका जो स्थल संधि रहता है जो 2 जल राशियों को अलग करता है और 2 स्थल को जोड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं उसका जल संधि 2 स्थलों को अलग करता है और 2 जल राशियों को जोड़ता है। जैसे आपका हो गया बेरिंग सी, तो बेरिंग सी अगर आप देखिएगा आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और जो स्थल देखिएगा तो अब वो अलास्का को यूएसए के मतलब इधर से अलग करता है। उसके बाद आपका अपर्दन हो गया। अपर्दन का मतलब जो बड़ा पार्ट है वो छोटे छोटे भागों में टूटना, और निक्षेपण का मतलब कि एक तरह से मतलब जमा हो जाना, निक्षेप मतलब जमना। उसके बाद प्रशांत महासागर में एक हवाई द्वीप के नीचे मतलब मोनाकी पर्वत है, और इसकी जो ऊंचाई है 10,205 जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। जो पर्वत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला बलित माउंटेन, यानी कि इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। उदाहरण के लिए अल्प्स हो गया, उराल हो गया, अरावली हो गया और अल्सेशियस हो गया। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, जो देखिए इसका निर्माण का जो प्रक्रिया वो आगे की क्लास में पढ़िएगा, तो इसलिए यहाँ पे बस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसी को लिया गया। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन जो राइन घाटी हो गया, उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत हो गया,
माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा जापान में। जो अब देखिए उसके बाद पठार हो गया, उठी हुई सपाट भूमि, पृथ्वी के भाग मतलब एकदम मेज के समान रहता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और जो पठार रहता है वो खनिजों से भरपूर रहता है। उदाहरण के लिए आप देखिएगा अफ्रीका, जिसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानता है। भारत का छोटा नागपुर का पठार, जिसमें लोहा, कोयला और मैंगनीज मिला रहता है। और जो भारत का छोटा नागपुर है उससे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी पे हुडूर जलप्रपात है, और जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पे स्थित है। उसका जो मैदान है, मैदान का निर्माण नदियों द्वारा होता है। जैसे भारत में देखिएगा सिंधु गंगा का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, चीन में यांगसे नदी का मैदान है। उसके बाद यहाँ देखिएगा आबादी भी बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रकृति और मानव अधिवास तथा सामाजिक परिवर्तन से यहाँ जुड़ा होता है। और रस्सी से बने पुल आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, और जीवित जड़ों से निर्मित पुल मेघालय में मिलेंगे, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद जो चैप्टर 7 है हमारा देश, तो क्षेत्रफल है हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का 3200 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम 2900 किलोमीटर है। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो पूरब से पश्चिम विस्तार की तुलना में अधिक है। उसके बाद जो भारत में देखिएगा कर्क रेखा 10.5 डिग्री से गुजरती है, ये हो गया। तो आपको देखना है कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो गांधीनगर गुजरात, जयपुर राजस्थान, भोपाल छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और भारत का जो भौतिक विभाजन देखिएगा, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो उसमें भारत को 7 भागों में बांटा गया। तो ये आपके हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, महान मरुस्थल, पूर्वी और पश्चिमी घाट, उसके बाद द्वीप, उसके बाद दक्षिणी पठार। इन्हीं विविधताओं के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इतनी विशेषता आपको महाद्वीप में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए कुछ वर्ड है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा रहता है। जलोढ़ मिट्टी, ये नदियों द्वारा लाई जाती है और बहुत ही महीन रहती है, मुहाना पे छोड़ दिया जाता है और ये काफ़ी उपजाऊ रहती है। सहायक नदी, यानी मतलब एक नदी जो मुख्य नदी में आके किसी तरफ से मिलती है। उदाहरण के लिए गंगा की सहायक नदी यमुना। और जो देखिएगा डेल्टा, गंगा और जो जब नदियाँ होती है समुद्र में मिलने से पहले अपने अपसादों का निक्षेपण कर देते हैं, जिस कारण यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किया गया, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। यहीं पे आप देखिएगा आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा। चैप्टर नंबर 8, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। जलवायु, तो देखिए किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। जो मौसम रहती है वो प्रत्येक दिन प्रति क्षण बदलते रहता है, और जलवायु जो रहता है वही मौसम का कुछ वर्षों का एवरेज रहता है। भारत की जलवायु मानसूनी है, पवनों का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, तो वो उष्णकटिबंध में स्थित है। और देखिए किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावत पर निर्भर करती है। मतलब आप ऊंचाई पे जाइएगा तो आपको ठंडा महसूस होगा, गर्मी कम लगेगा। समुद्र के पास रहिएगा तो वहाँ भी आपको गर्मी कम लगेगी। उसके बाद देखिए उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे आपको देखिए गर्मी कम लगेगी, ठंडा भी कम लगेगा। अत्यधिक वर्षा, तो वहाँ मौसिनराम और चेरापूंजी, क्योंकि वहाँ पे जो पठार का आकार है, कीप के आकार है, जो बादलों को आकर्षित करती है, जिस कारण यहाँ पे आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगा। उसके बाद मरुस्थल का रहने का क्या मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो अरावली का पर्वत है, यहाँ इधर से जो मानसूनी हवा जाती है वो इसके समानांतर हो पाती है, तो ये इधर जा नहीं पाती है, जिसके कारण यहाँ पे रेगिस्तान है, और रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पे गर्म जलवायु है। उसके बाद देखिए ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र, द्रास, कारगिल, लद्दाख, और यहाँ पे ठंडी जलवायु है, और यहाँ पे भी वर्षा बहुत कमी होती है, और ये लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अब देखिए अगला जो है प्राकृतिक वनस्पति, जो बिना मानव की सहायता से उगते हैं। जैसे अब झाड़ी और जंगल देखिए, ये काफ़ी घने होंगे, तो आप इतने घने होंगे जहाँ आप जा नहीं सकते हैं। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति उनको देखिए कितने भागों में बांटा गया। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो देखिए यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये इतने घने रहते हैं कि यहाँ पे प्रकाश ज़मीन पर नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पे देखिएगा जंगल वो आपको उगे हुए मिलेंगे। उसका सदाबहार वन, जो मतलब सदाबहार पत्तियाँ अलग अलग मौसम में गिरा देते हैं, और यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। और यहाँ पे जो आपको वन मिलेंगे महोगनी, एबॉसनी, रोजवुड, और ये जो वन मिलेंगे आपको पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में मिलेंगे। और ये जो वन होते हैं आपके उपयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, सदाबहार वन। उसका दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। प्रमुख वन साल, सागवान, पीपल, नीम, ये आपको मध्य भारत, उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा है कटीली झाड़ियाँ, जहाँ पे वर्षा कम होती है, जहाँ पे
मतलब पानी की कमी के कारण वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उग पाती है। तो वनस्पति, कैक्टस, खैर, ये सब हो गए पर्वतीय वनस्पति। समुद्र तल से 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर तक यहाँ आपको शंकुधारी पेड़ मिलेंगे। जैसे आप हिमालय पे जाइएगा तो वहाँ आपको ऊँचे ऊँचे पेड़ मिलेंगे। तो शंकुधारी वृक्ष में आपको चीड़, पाइन, देवदार मिलेंगे। उसके बाद मैंग्रोव वन जो आपको कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, और ये दलदली एरिया में होते हैं। और जो पश्चिमी भारत, पश्चिमी बंगाल, सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मिलेंगे। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल। और उसके बाद देखिए वन्य प्राणी, प्रतिवर्ष अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह के लिए मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए भारत में प्रवासी पक्षी वैसे पक्षी हो गए जो किसी दूसरे देश से आते हैं और फिर यहाँ 2-3 मंथ रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे आप ठंडा में देखते होंगे भारत में साइबेरिया से क्रेन आते हैं, फ्लेमिंगो आते हैं, पिनटेक बत्तख, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, क्लास 6 ज्योग्राफी की NCERT कि हम उन महत्वपूर्ण या एक शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें वही क्वेश्चन, वही टॉपिक आएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगा। तो चलिए ठीक है।